हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं एम कुमार बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो कल की क्लास में देखे थे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बने विशेषताएं, उसकी विशेषता के बारे में देखे थे। आज हम लोग आगे इसके चलते हैं टॉपिक की, यानी गोलीय दर्पण। कहाँ चलेंगे? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ये शुरू करते हैं। अब देखिए, ये टॉपिक हमारा हो गया गोलीय दर्पण। अब इसमें से एक एक करके आप लोग को हम बता देते हैं। यहाँ समझिए, ठीक है ना? थोड़ा सा समझे। अब यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण। अब ये होता है कि इसके ऊपर कुछ पॉलिश कर दिया जाता है। क्या कर दिया गया? पॉलिश कर दिया। अब इसके अंदर ये भी इधर पॉलिश कर दिया जाता है। ये पॉलिश कर दिया जाएगा। अब जिसके ऊपर ये पॉलिश कर दिया जाता है, पॉलिश मतलब यानी पेंट कर दिया गया है, तो जो ये पेंट कर दिया गया है ऊपर, और नीचे जो धसा तल होता है, तो इस वाले दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। तल अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है ना? अब ये जो दर्पण हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? उत्तल। उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब इस गोलीय दर्पण है कि ये इसका एक केंद्र होता है। क्या हो जाएगा? केंद्र। इस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्र वक्रता केंद्र बोलेंगे। अब देखिए, यहां से केंद्र से ये समझिए कि ये हमारा परिधि एक हुआ, बोला हुआ ना। तो केंद्र से परिधि तक ये दूरी जो होती है, इसको त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या होता है। अब देखिए, ये ध्रुव होता है, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक है ना? ये ध्रुव होता है, और इसको सी बोलते हैं, ठीक है ना? ये सी हमारा है, और इस वाले बिंदु को पी बोलते हैं, जो ध्रुव होता है, ठीक है ना? इसे पी से इंडिकेट करते हैं। तल अवतल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब परावर्तक सतह की क्रिया, तो यहाँ पर जो होती है, यहाँ परावर्तक सतह की क्रिया होती है। कहाँ? धसे तल से। तो ये धसे तल पर जो यहाँ होगी, ये क्या हो जाएगी? इसकी परावर्तक सतह की क्रिया। परावर्तक सतह की क्रिया होती है। अब इधर भी जो हो जाएगा, तो यहाँ होता है क्या? परावर्तक सतह। एक परावर्तक सतह, ये क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह हो जाएगा। ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे? इस सभी को एक एक करके बारी से हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। तो आइए समझते हैं। अभी हमारा हो गया। अब जो ये पेंट किया गया है, इसकी कहाँ किया गया है? बाहर की तरफ। देखो, ये बाहर की तरफ पेंट किया गया है ना, तो इसको हम बोलते हैं कलई। कलई बोलिए, या इसको पॉलिश बोलिए। पॉलिश, ठीक है ना? या पॉलिश हो जाए, ठीक है ना? इसमें इसको कहाँ किया गया? यहाँ कलई किया गया है। कलई, या इसको बोलते हैं पॉलिश किया गया है। पॉलिश भी बोल सकते हैं, या पर रंजित भी बोल सकते हैं, यानी इसको पेंट कर दिया गया है, ठीक है ना? अब देखो, इस गोलीय दर्पण हो गया। अब क्या करेंगे हम कि इस दर्पण को एक एक करके इधर से ना इसको बाहर निकालिए। ये ऐसा किया गया है ना। देखिए, ये क्या हो गया? ऐसे इसको अलग कर लेते हैं। अब इसको ये हमारा दर्प पी हो जाएगा। यहाँ क्या होता है? एफ होता है, सी होता है। तो एफ जो ध्रुव होता है, एफ क्या होता है? फोकस होता है। या सी क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है ना? अब देखिए, ये वाला भाग है ना, इस वाले भाग को बांट के इसी का नाम हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण।
अब ये वाला भाग इधर देखिए, तो ये वाला भाग को ऐसे कर लिया गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया गया कि ये धसे तल है ना, इसके धसे तल पर क्या पॉलिश कर दिया गया, धसे तल पर पॉलिश कर दिया। आज ये होता है कि परावर्तक सतह क्या उभरे तल पर होती है, उभरे तल पर क्या होता है, परावर्तक सतह की क्रिया होती है। अब यहाँ होता है एफ और ए सी होता है, या दर्पण ध्रुव है कि पी होता है, ठीक है ना, पी होता है। अब ये कौन सा दर्पण हो गया, तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। तो यहां समझिए आप कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे तल पर पॉलिश, जिसको पॉलिश या कलई, कलई किसको बोलते हैं, पेंट को, इसको रंग दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, ठीक है ना, हम लोग पेंट कर दिए गए, पेंट कर दिया। तो कह लेंगे कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे तल पर, देखो उभरे मतलब क्या होता है, जो ऊंच है ना, नीचे का अंदर का एक खाल है, ऊंच वाले भाग पर क्या कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया है। आज परावर्तक सतह की जो भी क्रिया एफ और सी जो होती है वो कहाँ होगी, ये धसे तल पर होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर हुआ। इसका डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, ऐसा दर्पण जिसके उभरे तल पर पॉलिश तथा धसे तल पर परावर्तक सतह की क्रिया होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। सेम देखिए क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो इस दर्पण में क्या होगा कि धसे तल पर, अब इसमें पेंट कहाँ कर दिया गया है, नीचे की तरफ, एक खाल जो है ना, खाल वाले भाग को क्या कर दिया, धसा गया, धस गया है ना, तो इसको पेंट कर दिया गया। आई उभरे हुए है जो उच्च है ना, इसके तल पर क्या होता है, परावर्तक सतह की क्रिया होती है, इसी को हम कहते हैं क्या, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण समझ में आ गया किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसके धसे तल पर पॉलिश या रजित किया जाता है तथा परावर्तक सतह की क्रिया उभरे तल पर होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब यहां देखिए, अब इसे गोलीय दर्पण हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण में है क्या, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। एक गोलीय दर्पण है, अब वक्रता केंद्र है, तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर हुआ। अब यहां देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोल खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये ध्रुव यानी पी हो गया, इसको बोलते हैं ध्रुव। तो ध्रुव क्या हो जाएगा, तो दर्पण के मध्य बिंदु, ये दर्पण हो गया ना, तो ये दर्पण के मध्य यानी बीच वाले भाग, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। ठीक। अब आते हैं एक एक करके इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसके एक एक करके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखिए। इसको इरेज कर दें, यहां सब अवतल दर्पण, पहले क्या गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण, यहां सब गोलीय दर्पण। तो ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका ऐसा दर्पण जिसका एडिट कर दिया, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किसी खोखले, खोखले गोले का एक भाग
होता है। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कहते हैं। यह दो प्रकार का यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? तो यहाँ देखिए, अभी बताए ये वाले भाग अवतल, और एक दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो पहला क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। क्लियर? अब देखिए, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इस समझ में? ये वाले भाग एक हो गया, एक ये वाला भाग हो गया। ठीक है ना? ये दो कितना हो जाएगा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अब एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। अब यहां देखिए, पहला हमने क्या लिखते हैं कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे तल पर पॉलिश या कलई की जाती है, तथा 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 धंसे तल पर परावर्तक सतह की क्रिया होती है। तथा धंसे तल पर परावर्तक परावर्तक सतह की क्रिया होती है। अब यहां देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब देखिए, यहाँ क्या लगे? अवतल दर्पण की ऐसा दर्पण जिसके उभरे तल पर पॉलिश या कलई की जाती है। यहाँ देखो, ये उभरे तल पर क्या किया गया? पॉलिश कर दिया गया, इसको पेंट कर दिया गया है। ठीक है ना? तथा धंसे तल पर परावर्तक सतह की क्रिया होती है। धंसे तल पर क्या होता है? परावर्तक सतह की क्रिया होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर हुआ? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसके ऊपरी तल पर पॉलिश या कलई की जाती है तथा धंसे तल पर परावर्तक सतह की क्रिया होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, ये ऊपरी तल पर पॉलिश कर दिया गया, परावर्तक सतह की क्रिया कहाँ होगी? धंसे तल पर होगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अब आइए 2 नंबर। अब दूसरा क्या था हमारा? कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण देखिए, अब इसमें समझिए कि यही हो गया उत्तल दर्पण। इसके धंसे तल पर क्या है? पॉलिश किया है, और उभरे तल पर परावर्तक सतह की क्रिया होती है। तो क्या उसी को हम कहते हैं क्या? उत्तल दर्पण। तो यहां लिख लेंगे कि ऐसा दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी
उभरे तल पर, उभरे तल पर परावर्तक, परावर्तक सतह की क्रिया, परावर्तक सतह की क्रिया होती है तथा धसे तल पर, धसे तल पर पॉलिश, पॉलिश या कलई, कलई की जाती है, की जाती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण क्या है, ऐसा दर्पण जिसके उभरे तल पर परावर्तक सतह की क्रिया, परावर्तक सतह की क्रिया होती है तथा धसे तल पर पॉलिश या कलई की जाती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये उत्तल दर्पण हो गया। इसके उभरे तल पर क्या होता है, इसके उभरे तल पर परावर्तक सतह की क्रिया, तो देखिए ये उभरे तल हो गया, ये परावर्तक सतह की क्रिया इधर हो जाएगा, इसके धसे तल पर क्या हो जाएगा, पॉलिश कर दिया जाएगा, पॉलिश कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा सी। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है ना, इसके धसे तल पर क्या कर देना है, ये पॉलिश कर देना है। ठीक है ना, या इसके उभरे तल पर ही हो जाएगा एफ और सी, ऐसे भी बना सकते। ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारा उत्तल दर्पण हो गया। तो देखिए धसा वाला भाग पर क्या है, पॉलिश किया गया, उभरे तल पर परावर्तक सतह की क्रिया होती है, उसी तरह उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अब क्या होता है, इसको बोलते हैं कि ध्रुव। ये क्या है, ध्रुव। आप देखिए तो ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव। तो गोलीय दर्पण, आप देखो दर्पण की, दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण ध्रुव कहते हैं, कहते हैं। इसे ई से सूचित, ई से सूचित करते हैं। यहां समझ, यानी ध्रुव, तीन है ध्रुव, तो ये दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। अब यहाँ आता है कि वक्रता केंद्र, क्या है ये, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, अब देखिए गोलीय दर्पण की, क्या है, गोलीय, गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे, इसे आर से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। इससे कैसे, आर से सूचित करते हैं। अब यहां देखिए तो वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये देखिए ये गोलीय दर्पण हो गया ना, गोलीय दर्पण के ये केंद्र हो गया, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आता है क्या, वक्रता त्रिज्या।
इरेज कीजिए। अब आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या, ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण, इस गोले के भाग के केंद्र त्रिज्या को देखिए, ये गोलीय दर्पण है। अब केंद्र है, केंद्र से समझो कि परिधि है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के त्रिज्या को, गोलीय दर्पण की, एक मिनट इसको एडिट करिए। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण, वक्रता त्रिज्या, यानी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब यहां से वक्रता त्रिज्या क्या है? ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब केंद्र से लेकर के समझो कि ये गोला हो गया, ये परिधि हो गया, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो यही हो गया, लिखाएंगे वक्रता त्रिज्या क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। अब आता है कि मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष। अब यहां देखिए, ये वाला जो होता है, ये मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष क्या है, इसको समझिए। यानी मुख्य अक्ष, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, अब यहां देखिए, गोलीय दर्पण क्या है? कि मुख्य अक्ष क्या है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या लिखेंगे? कि गोलीय, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष क्या है? तो गोलीय दर्पण, ये क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये गोलीय दर्पण हो गया, तो गोलीय दर्पण क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण, तो ये गोलीय दर्पण हो गया।
गोलीय दर्पण की क्या है, ध्रुव है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, ये रेखा, इसी रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब इसमें क्या जाता है हमारा, क्या ये यहाँ हो जाएगा, इसको फोकस बोलते हैं। आगे देखते हैं फोकस का, ठीक है ना, फोकस। अब देखो यहाँ पर एक ध्रुव है। अब इस दर्पण में देखिएगा, जैसे हमने एक अवतल दर्पण यहाँ बनाया था, देखा था ना अवतल दर्पण। अब ये क्या था, ये था सी था, ये क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है ना, फोकस। तो यहाँ से फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा, दर्पण ध्रुव से ध्रुव से फोकस तक ये था, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं इससे एफ से सूचित करते हैं, इसे एफ से सूचित करते हैं। यहाँ देखें, तो फोकस दूरी क्या हो गया कि दर्पण के ध्रुव से, इन्हें दर्पण हो गया, तो दर्पण के ध्रुव से, यहाँ एफ लिखो, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहेंगे, फोकस दूरी। यही वाला दर्पण यहाँ हमने यहाँ बना दिया, ये दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको रटना नहीं है, केवल समझ करके याद करना है कि दर्पण ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब बता कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि ये वीवीआई प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ देखिए कि इस प्रश्न को आपको 2 बार 3 बार बैठ करके इसको क्या करना है, बनाना है, समझ करके बनाना है, ठीक है ना। समझ करके एक बार वीडियो देखे, नहीं समझ में आता है फिर दोबारा देखिए, देख करके उसको समझ करके आप बनाइएगा, तब आपको क्या आ जाएगा समझ में, ये कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। आपको समझ करके बनना, इसको रटना नहीं है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न क्या है कि सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। या आपसे पूछा जाएगा सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में F बराबर आर बाई, या आपसे पूछा जाएगा सिद्ध करे कि, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है इसको, सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में F बराबर आर बाई 2, ठीक है ना। सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में F बराबर आर बाई 2, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोनों तरीके से, ठीक है ना, कि सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में F बराबर आर बाई 2, इसको सिद्ध करना है। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं, देखते हैं। इसको सिद्ध करने से पहले क्या करना होगा कि एक हमको अवतल दर्पण बनाना होगा, अब यहाँ देखिए हमने क्या किया कि एक अवतल दर्पण आपको याद है कि उभरे तल पर पॉलिश होगा तो अवतल दर्पण, और धसे तल पर पॉलिश हो गया तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आपको ये क्या करना है, केवल फिगर दे के पहचान में आ जाइए कौन सा अवतल है और कौन सा उत्तल दर्पण है। अब यहाँ समझिए,
तो इसमें हमारा एफ होता है और ये सी होता है। अब यहां से प्रकाश की किरण आती है, ये दर्पण से टकराती है और मुख्य फोकस से क्या हो जाएगी, ये गुजर जाएगी। वापस चलिए, गुजर गई। अब यहां होता है कि यहां से क्या होता है, इस पे एक हम लंब डाल देते हैं, एक लंब डाल दिया। अब इस दर्पण को नाम हम दे देते हैं कि एम और एम डैश, ठीक है ना। अब ये कोई किरण है, इस किरण का नाम देते हैं ए बी नाम देते हैं, ठीक है ना, ए बी नाम कर दिया। अब यहाँ देखिए कि जब ये परावर्तन कोण में बताए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता था। देखो एक प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण आती है उसी को क्या बोलते हैं, आपतन किरण बोलते हैं, ठीक है ना, आपतित किरण बोलते हैं। अब जो टकरा करके फिर ये लौटती है, परावर्तित हो जाती है, देखो ये टकरा कर परावर्तित हो गई, इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण को आई लिखते हैं और परावर्तित किरण को क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, आर से सूचित करते हैं ना। अब यहां समझिए, अब इसी फिगर को केवल लिखना है, ठीक है ना। तो यहां से क्या लिखेंगे कि मान लिया एम और एम डैश एक अवतल अवतल दर्पण है। देखिए हमने क्या लिया कि मान लिया एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसमें जिसमें ए बी, ये किरण का कार्य आ रही है ना, ये प्रकाश की किरण है, ये इधर से आ रही है, और जब आ रही है तो इसको आपतित किरण बोलेंगे। तो जिसमें कौन देखा ए बी है, जिसमें ए बी आपतित किरण क्या है, ए बी आपतित किरण। अब यहां देखो ये दर्पण में पड़ी, ये परावर्तित हो गई, क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो एफ बी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एफ बी परावर्तित किरण है, क्या लिखेंगे, तथा एफ बी परावर्तित परावर्तित किरण है। अब देखो यहीं से लिखा कि ए बी आपतित किरण है, बी एफ क्या है, बी एफ कहिए चाहे एफ बी कहिए, क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण है। अब देखो बी बिंदु पर, बी बिंदु पर अभिलंब अभिलंब बीसी बीसी है। अब यहां देखो तो बी बिंदु ये हो गया, अब बी बिंदु पर अभिलंब कौन हो जाएगा, ये बीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीसी। तो इतने बात केवल कहां से लिखा गया है, केवल ये फिगर से लिखा गया है। ये फिगर से, यहाँ से क्या लिखे हैं, पहला कि मान लिया एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। तो यहाँ समझिए, तो मान लिया एम और एम डैश क्या हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया, जिसमें ए बी, ये क्या है, प्रकाश की किरण आ रही है, और जब आती है तो क्या होती है, इसको आपतित किरण बोलते हैं। अब जहां से प्रकाश आएगी क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आई दर्पण पर क्या होगी, परावर्तित हो गई थी, क्या हो जाएगा, एफ बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी बिंदु पर, तो यहाँ देखिए तथा क्या हो जाएगा, तथा बी एफ बी क्या है, परावर्तित किरण है, बी बिंदु पर अभिलंब बीसी है, ए बी बिंदु है, इस पर अभिलंब क्या हो जाएगा, बीसी हो गया। अब यहाँ देखिए तो कोण क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए वाला कोण का नाम लेंगे तो क्या लेंगे, ए बी सी। तो कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बी एफ के, और सी बी एफ के, क्योंकि सी बी एफ की ये वाला दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण के नियम से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी वाले कोण आई लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कोण आर लिख सकते हैं। तो कोण आई बराबर कोण आर कैसे होगा, परावर्तन कोण के नियम से हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जब परावर्तन कोण के नियम से तुम्हें बराबर हो गया, तो ये हमारा देखिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, जब ये वाला कोण आई है तो ये भी हमारा कोण आई हो जाएगा, क्यों, एकांतर कोण हो जाएगा। तो ये क्या, इस कोण का काम नहीं है, कोण ए बी सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी सी एफ, बी सी एफ, क्यों, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण से। कैसे हो गया, तो एकांतर कोण से हो गया।
आज जब एकांतर कोण से दोनों बराबर हो गया, ये क्या बन गया, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। लिखेंगे समद्विबाहु। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, याद है आपको, समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहां समझिए कि समद्विबाहु, सम मतलब क्या होता है, बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मीन्स भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ये देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज किस में, बी सी एफ में। क्या लिख सकते हैं, बी सी एफ में। अब क्या हो जाएगा हमारा, तो अब यहां से देखिए ये भुजा का बी सी क्या हो जाएगा, ये सी एफ हो जाएगा ना, ये सी एफ बराबर किसके हो जाएगा, ये एफ बी के हो जाएगा, एफ बी की। सी एफ जो हो जाएगा, सी एफ भुजा किसके बराबर हो जाएगा, भुजा एफ बी के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको यहां तक समझिए। अब यहाँ देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, समीकरण। अब देखिए अब इस दर्पण को हम छोटा कर देते हैं, दर्पण को अगर छोटा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये दर्पण ध्रुव हमारा है, ये ध्रुव है ना, ठीक। अब देखिए जब ये दर्पण को छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा बिंदु यहाँ आ जाएगा, तो पी और बी दोनों क्या हो जाएगा, आपस में काफी नजदीक हो जाएंगे, पास में हो जाएंगे। दर्पण को अगर छोटा कर दिया जाएगा तो यहीं लिख दिया जाएगा, यदि, इसी बात को यहां लिखना है, यदि दर्पण छोटे द्वारक का हो तो बी डी बिंदु पी के काफी करीब होगा, काफी या बहुत नजदीक होगा, ऐसे लिख दिया, बहुत नजदीक होगा, बहुत करीब होगा, करीब या नजदीक कुछ भी लिखिए, ठीक है ना, होगा। अब दोनों क्या हो जाएगा, काफी करीब हो जाएगा, तब ये जो भुजा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एफ सी, जो एफ सी जो हो जाएगा यानी सी एफ, एफ सी कहिए चाहे सी एफ कहिए, ये सी एफ बराबर किसके हो जाएगा, ये पी एफ के हो जाएगा, कितने हो जाएगा, पी एफ के हो जाएगा। पी एफ यानी हाई भुजा दोनों क्या हो जाएगा, बराबर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा दोनों काफी करीब होगा तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड। चलिए अब चलते हैं, इतना बात समझ में आ गए, फिर हम नेक्स्ट इरेज करते हैं। डाल दीजिए। अब यहां देखिए, अब यहां लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक और दो से, एक और दो से, तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, एक और दो से, तो सी, रिसीव कहां से हम लिखते हैं, अच्छा यहां तक है ये। अब आते हैं यहां से, तो यदि दर्पण छोटे द्वारा का हो तो पीपी बिंदु क्या होगा, यदि दर्पण छोटे द्वारा का हो तो पी ए बी बिंदु हो जाएगा, पी के काफी करीब होगा, काफी करीब होगा, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, कि पी एफ जो पी एफ हो जाएगा क्या, एफ बी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एफ बी के बराबर होगा। ई इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, यानी पी एफ जो हो जाएगा एफ बी के इक्वल हो जाएगा।
तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट और सेकंड से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पीसी कर सकते हैं, तो ये पीसी बराबर क्या हो जाएगा, इसको पी पी एफ, इसको पी एफ आप प्लस की क्या हो जाएगा सी एफ, ये दोनों को भुजा को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर हो जाएगा। तो पीसी को क्या लिख सकते हैं, यानी वक्रता दीजिए आर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पी एफ या प्लस के पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी बराबर बना तो ये भी हो जाएगा इक्वल बराबर हो जाएगा। तो पी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं, इसको पीसी को या अभी इसको पीएसी रहने दो, ठीक है ना। तो पीसी को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, आर अब यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना है, टू एफ हो जाएगा, टू एफ हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसी इसमें से क्या करिए पी हो जाएगा, यहाँ से सी, यहाँ से क्या आ गया पी कॉमन आ गया, पी कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ प्लस के एफ ई हो जाएगा। अब इसको नहीं लिखिएगा तो एफ प्लस एफ कर सकते हैं, ये पी से पी कैंसिल करिए तो सी बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए टू एफ हो जाएगा। तो सी को क्या लिख सकते हैं हम, आर वक्रता केंद्र, यानी आर बराबर टू एफ, ये क्या इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो आर बटा के दो बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा, या हम कह सकते सीधा कि एफ बराबर आर बाई टू, यही हमको प्रूफ करना था यही। तो ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है ना, ये समझ लिए। अब ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।